Hello. Good morning, children. Class 12. Today, in this period subject PhD, chapter organizing. या ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग भी कर लीजिए. ऑर्गेनाइजिंग उनकी चैप्टर का नाम दीजिए. ठीक, इसमें ऑर्गेनाइजेशन कोई भी, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है उतना मस्त है, क्योंकि इसके बिना आपका कोई, अगर किसी भी वर्क का, किसी भी बिजनेस में अगर प्री प्लान नहीं है या आप उसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाए हुए हैं, तो आगे आपको उसके किसी भी चीज़ में या प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विदिन which managerial and operating take are performed. यानी जो भी चीज मैनेजरियल पावर या आपका ऑपरेटिंग पावर जो भी है, उनके परफॉर्मेशन पर ही आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाना होता है. इसका डिफिनीशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन indispensable means the wrong will seriously impair business performance and even destroy it. उसका जो भी रिस्पांस आपको मिलना होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजरियल पावर होता है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो इन सब चीज़ों को नफा नुकसान शुरू होना और फिर ख़त्म हो जाना, ये सब उसको अफोर्ड करना पड़ता है. तो इसमें इसका डिफिनीशन हुआ, और इसके बाद इसका जो टाइप्स है, कितने प्रकार से आप पूरे मैनेजमेंट को देख सकते हैं किसी भी बिजनेस में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में. पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं कि जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वर्कर चाहिए, तो उसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजिंग डायरेक्टर सुप्रीम पावर होता है, और वो सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन करके और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करें. अब कोई भी बिजनेस में या कोई चीज मैन्युफैक्चर हो गया, तो उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आएगा. मार्केटिंग में जैसे सेल कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर जाता है, जिसको मार्केटिंग को भी एमडी के पावर में रखा जाता है, लेकिन जो असिस्टेंट्स होते हैं उसका, वो अपना पूरी चीज़ों को निगरानी करके उसका पूरा रिपोर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर को देते हैं. फिर आया परचेजिंग. परचेजिंग में अगर आपको किसी भी मैन्युफैक्चर को कंप्लीट करना है, कोई भी आइटम हो, तो उसके लिए सारे मटेरियल जितने भी होते हैं वो सब आपके इसमें परचेजिंग डिपार्टमेंट में आता है. फिर ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज में ये होता है कि अगर उसका यूटिलाइज कितना हो रहा है, कितना खपत है, कितना उसका डिमांड है, कितना प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं. फिर इसका डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर में भी सुप्रीम पावर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, और कई तरह के आइटम्स को वो मैन्युफैक्चर करता है, जैसे गारमेंट्स, फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर. हम एक एग्जांपल केवल गारमेंट्स की ले रहे हैं. यहाँ पर गारमेंट्स के जो भी आइटम होंगे उसमें प्रोडक्शन
फिर मार्केटिंग, फिर परचेजिंग, फिर उसके बाद इसमें भी ह्यूमन रिसोर्स। तो किसी भी आइटम को डिविजनल फंक्शंस में, स्ट्रक्चर में ये होता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल structure comprising of separate business unit of divisions created on a contained basis, जैसे product manufactured. For example, if any company is producing cosmetics, medicine, shop और etc. जो भी और आगे जान लें, हमने एग्जाम्पल यहाँ पर 3 चीजों का दिया, 4, ठीक है। अब इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को टोटल ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, जैसे गारमेंट्स का स्टार्ट हुआ, इसका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, मार्केटिंग है, परचेजिंग है, परचेजिंग वही टोटल ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल परचेजिंग पावर ओनली परचेजिंग डिपार्टमेंट. Then production department can do the work. After production and purchasing, marketing also, उसकी पैकिंग, उसका ट्रांसपोर्टिंग, ये सारी, उसका बिलिंग, ये सारी चीजें आप गारमेंट्स डिपार्टमेंट का या गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग आइटम में ये सारी चीजें आपको देंगे. इसके अलावा इसके एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस भी जो जैसे आपका ये फंक्शनल स्ट्रक्चर था, तो इसमें एडवांटेजेस है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. जो भी आपका आइटम था, उस आइटम में अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एज एम्प्लॉइज are required to perform the similar tasks within a department regularly. पहला चीज प्रोडक्शन में ये होता है कि आप ये देखें कि जितने भी स्ट्रक्चर्स उसके हैं, उसका यूटिलाइजेशन जो मैन पावर है उसके एम्प्लॉइज कर रहे हैं, उसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो रेगुलरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करेंगी. फिर बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. देखिए, किसी भी वर्क में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी हमारे वर्कर हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, वो हमारे सहयोग में हैं, वो ये चाहते हैं ये डिपार्टमेंट चले या ये बिजनेस चले. तो ये सारी चीजें एम्प्लॉइज के ऊपर डिपेंड होती हैं, जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उनको रखा जाता है इन अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट वर्क. ठीक है. फिर इसके बाद थर्ड है एफिशिएंसी. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल पावर एंड ऑपरेशनल, एंड दिस रिजल्ट इज इंक्रीज प्रॉफिट. अगर एफिशिएंसी बनी हुई है, मैनेजरियल पावर वर्कर के साथ है, तो वर्कर भी मैनेजरियल पावर के साथ होंगे, और इस तरीके से उस प्रोडक्शन में, उस मैन्युफैक्चरिंग आइटम में मैनेजर्स या हायर अथॉरिटी या ऑल वर्कर्स विल टेक द प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट थिंग. बंद रहेगा. तो इस तरीके से इसका पूरा वो चलता है. फिर है मिनिमाइज कास्ट. ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी आइटम को उसका कास्ट प्राइस निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो क्वालिटी है आइटम का, उससे बेस्ट क्वालिटी का कास्ट क्या है मार्केट में, और उसको जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो ऑर्डर लेते हैं, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके कास्ट को, उस आइटम के कास्ट को कम से कम कास्ट में मार्केट में उतारा जाए, उसको लॉन्च किया जाए.
अदरवाइज यू कैन फेल आल्सो इन दैट बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है प्रॉपर अटेंशन इन इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा गेट ड्यू अटेंशन। इन सब चीज़ों के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन हो, चाहे मार्केटिंग पोजीशन हो, चाहे प्रोडक्शन, तभी जा करके वो बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है और इसके अलावा वो लंबा और अच्छा प्रॉफिट कमाता है। अगर ये सारी चीज़ें रेगुलरली चल रही हैं, एक दूसरे के कॉपरेशन से चल रहा है, तो ये सब सक्सेस हो जाता है। जो ये आपको मॉड्यूल में दे रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 5 का, इसमें आप ये सारी चीज़ों अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको लर्न भी करेंगे और इतना करने के बाद इसका पिक जो है वो अपने ग्रुप पर भेजेंगे। थैंक यू।